हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 बुक 1 का आप लोगों की व्यष्टि अर्थशास्त्र से टॉपिक 2 को समझेंगे। और बच्चों, ये जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी ये बिल्कुल बिगनिंग से ही स्टार्ट हो चुका है। ये ऑलरेडी मैंने इसका फर्स्ट टॉपिक इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर समझा दिया है, तो पहले आप लोग इसका पार्ट 1 जाके देख लो, उसके बाद टॉपिक 2। और इस बुक के राइटर वी.के. ओरी टी.आर. जैन है बच्चों। सो मैं आप लोगों को यही वाली बुक से आगे के सारे चैप्टर भी कवर अप करवाऊंगी, जो मोस्टली बच्चों के स्कूल में इसी राइटर के बुक को पढ़ाया जाता है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, ये आपके न्यू सिलेबस से रिलेटेड है, इसमें ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कृषि क्षेत्र की स्थिति, जिसमें हम समझेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या प्रभाव थे। तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ कि हमारी जनसंख्या का लगभग जो 72% भाग था वो अपने रोजगार के लिए केवल कृषि क्षेत्र पर ही स्थित था, पर ही निर्भर था। और इसके लिए जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था थी वो इसी वजह से गांव में अधिक निवास करती थी। यहाँ का शहरीकरण सीमित था। क्यों था शहरीकरण सीमित? वो इसलिए था क्योंकि गांव में ही खेती बाड़ी होती थी, और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खेती बाड़ी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि लोगों के पास कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा रिसोर्स होता था जो उनकी रोजगार का साधन होता था। अब हमारे देश की 72% जनसंख्या जो थी वो अपने रोजगार के लिए केवल कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर थी, जो हमारे अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को बहुत अधिक बताती है, क्योंकि लोगों के पास विकल्प कम थे। कृषि क्षेत्रीय लोगों के पास एक ऐसा साधन था जिससे वे रोजगार अर्जित करते थे। हालांकि जो उनको आय प्राप्त होती थी वो बहुत कम होती थी और बिल्कुल ना के बराबर होती थी। इसके अलावा जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ीहीन अर्थव्यवस्था थी, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, जिसमें बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी जो टॉपिक था ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो फर्स्ट टॉपिक से हम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता, मतलब कहने का मतलब ये हुआ यहाँ का प्रोडक्शन भी बहुत कम था और यहाँ का प्रोडक्ट था वो भी बहुत कम था। अब ये हम किस बेस पर कह सकते हैं कि यहाँ को उत्पादन और उत्पादकता कम थी? सो बच्चों, ये हम इस बेस के ऊपर कह सकते हैं जो हमारे किसान होते थे उनके पास खेती करने के लिए जो भी रिसोर्स होते थे उनकी कमी होती थी। और उसके अलावा जो भूमि को जोतने वाले किसान होते थे, मीन्स कि जो भूमि पर काम कर रहे हैं वो, और एक वो जो किसानों के पास रिसोर्स की कमी होती थी, इन दोनों के पास ही एप्रिशिएट की बहुत कमी थी। मीन्स कि किसानों को एप्रिशिएट नहीं दिया जाता था कि अगर वर्षा नहीं हो रही है तो हम तुम्हें कोई और सा रिसोर्स प्रदान करेंगे। यहाँ रिसोर्स की भी कमी थी और किसानों के पास एप्रिशिएट की भी कमी थी। अब मैं आप लोगों को इस डाटा से समझाऊंगी। अगर हम कंपेयर करें सन 1947 का 1920 से, तो किस तरीके से उत्पादन और उत्पादकता कम थी। सो बच्चों, हम यहाँ गेहूं और चावल का उत्पादन और उत्पादकता का कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? गेहूं और चावल के उत्पादन और उत्पादकता का कंपेयर करेंगे। कौन से सन से? सन 1947 को 2090 से 2020। सो अगर यहाँ हम डाटा देखें तो हमें यहाँ गेहूं और चावल दिखाया गया है, जिसके अंदर हम 1947 को कंपेयर करेंगे किससे? 19 से 20 के डाटा में। तो इसने बोला है अगर हम सन 19-20 वाले को, बच्चों कौन से वाले को, अगर हम इसकी तुलना सन 1947 वाले से करें तो यहाँ हम पाएंगे जो गेहूं का प्रोडक्ट है वो 5 टाइम्स कम है। मीन्स कि यहाँ पर है 1076, यहाँ पर है 660। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ देखने को मिलता है कि 19-20 की तुलना में सन 1947 वाले में जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो 5 टाइम कम है। कितना टाइम कम है बच्चों? 1920 वाला 1947 से 5 टाइम कम है। क्या कम है? गेहूं का उत्पादन। वहीं अगर हम चावल का देखें तो अगर हम 20 की तुलना 1947 से करें तो चावल जो है यहाँ लगभग 4 टाइम कम है। कितने टाइम्स कम है? 4 टाइम्स कम है। यहाँ पे दे रखा है 1184
20 वाले में, और 1947 में वाले में दे रखा 665। तो यहाँ जो चावल का प्रोडक्शन है वो टोटल 4 टाइम्स कम है। कितना टाइम्स कम है? 4 टाइम्स कम है। तो यहाँ हमने डाटा को कंपेयर करा कि किस तरीके से यहाँ का प्रोडक्शन जो चावल और गेहूं का है वो कितना कितना कम था। एक 5 टाइम्स कम देखने को मिला, और वहीं चावल का हमें 4 टाइम्स कम देखने को मिला। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी टेबल समझ में आई हो, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ लेता है, ये आपको यहाँ टेबल ड्रॉ करके दे देगा और वो बोल देगा कि कंपेयर करो सन 1920 को 1947 से, और वो आपको यहाँ लिख करके दे देगा गेहूं और चावल। तो आप लोगों को यहाँ कंपेयर करना होगा कि 1920 वाले में कैसा है और 1947 में कैसा है। तो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में डिफाइन करते समय आप लोगों को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आगे का समझते हैं इसका फटाफट। सेकंड पॉइंट, शोषक भू व्यवस्था प्रणाली। अभी शोषक भू व्यवस्था प्रणाली क्या है? बेसिकली ये लैंड सिस्टम था एक, जिसके अंदर भारत में जो शोषक भू व्यवस्था प्रणाली थी, इसकी एक अनूठी प्रणाली, एक अनोखी प्रथा शुरू हुई। याद रहे बच्चों, ये एक प्रथा थी, शोषक भू व्यवस्था प्रणाली, जो भारत में एक अनोखी प्रथा शुरू हुई। इसमें क्या हुआ? इसने भूस्वामी जो ज़मींदार होते थे, मीन्स के भूमि के मालिक होते थे, और भूमि को जोतने वाले जो किसान होते थे, मीन्स के जो भूमि पर काम कर रहे हैं वो क्या होते थे? वो किसान होते थे। इन तीनों के बीच एक त्रिकोणीय संबंध स्थापित कर दिया। याद रहे बच्चों, किस किस के बीच में? भूस्वामी जो ज़मींदार होते थे, दूसरा भूमि को जोतने वाले, मीन्स के जो भूमि पर काम कर रहे हैं। इन तीनों में सरकार ने त्रिकोणीय संबंध स्थापित कर दिया, मीन्स कि एक त्रिकोणीय संबंध इस तरीके से स्थापित कर दिया। और इस प्रथा को क्या नाम दिया गया? इस व्यवस्था को नाम दिया गया, जमींदार प्रथा का नाम दिया गया। अब हम आगे समझते हैं कि इस जमींदार प्रथा में क्या क्या विशेषताएं थी। अगर देखा जाए तो इसमें ज़मींदारों को स्थायी स्वामी स्वीकार किया गया, मीन्स कि जो ज़मींदार होते थे, दो ज़मीन के मालिक हैं, उनको परमानेंट मालिक स्वीकार किया गया ज़मीन का। मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि कृषि मतलब कि जो कृषि जो भी लाभ कमाएगा, उसका जो लाभ है वो कृषि को नहीं, कृषि के स्थान पर ज़मींदार को मिलेगा। याद रहेगा बच्चों कि कृषि जो भी लाभ कमाएगा वो कृषि को नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा? वो ज़मींदार को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ज़मींदार को भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि जमा करानी होती थी। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भू राजस्व क्या होता है। अगर हम छोटे से बॉक्स में देखें तो उसने बोला है कि भू राजस्व वे प्रथा थे जिसके अंदर जो मिडल मैन होते थे, मिडल मैन को हम ज़मींदार कहते थे। याद रहे बच्चों, मिडल मैन को ज़मींदार भी कहते थे, के माध्यम से कार्य करती थी। मीन्स की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंदर ये मिडल मैन के ज़रिए से काम करती थी। मीन्स की जो मिडल मैन बोलेगा इस प्रथा में वही होता था। तो यहाँ यही हुआ, जो ज़मींदार बोलेगा वही होगा। ज़मींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि जमा करानी होती थी। मीन्स कि ज़मींदारों को पूरी तरीके से छूट थी कि वे किसानों को भरपूर मात्रा में लूट सकते हैं और वो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राशि जमा कराएं और ख़ुद भी अपने पास राशि रखें। उसके अलावा ज़मींदारों को ये भी पूरी तरीके से छूट थी कि वे किसानों को जितना चाहे उतना शोषण कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी राशि ले सकते हैं। मीन्स कि ज़मींदारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी किसानों का शोषण करने में। तो आई होप आप लोगों को ये शोषक भू व्यवस्था प्रणाली समझ में आया हो कि किस तरीके से इसे ज़मींदार प्रथा का नाम दिया गया, जब इसमें 3 लोगों को इंक्लूड किया गया। किस किस को? सरकार को, ज़मीन के मालिक को और भूमि पर काम करने वाले किसानों को। इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? इस व्यवस्था को नाम दिया गया ज़मींदार प्रथा। फिर हमने ज़मींदार प्रथा को समझा कि किस तरीके से एक ज़मींदार को छूट थी कि वे जितना चाहे किसानों का शोषण कर सकता है, जितनी चाहे उतनी राशि ले सकता है। किसानों से होने वाले लाभ जो थे वो कृषि के स्थान पर केवल ज़मींदार को ही मिलते थे, ना कि कृषि को। अब ज़मींदार द्वारा जो था वो भूमि को जोतने वाले किसान, मीन्स कि जो किसान होते थे, वो उनका बुरी तरीके से शोषण किया जाता था ज़मींदार द्वारा। अब ज़मींदार प्रथा शुरू तो हो गई थी, बट वो किसान के लिए बहुत टफ था क्योंकि उनका शोषण और भी अधिक शुरू हुआ। सरकार उन पर शोषण कर रही है, अब ज़मींदार भी उन पर शोषण कर रही है।
तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से या सेकंड पॉइंट समझ में आया हो। अब हम इसका फटाफट थर्ड पॉइंट समझते हैं, कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण। अब यहाँ क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए किसानों से कहा अब वो उपभोग के लिए खेती नहीं करेंगे, मीन्स कि अब वे अपने लिए खेती नहीं करेंगे, मीन्स कि वहाँ वे अब टमाटर आलू नहीं उगाएंगे, उसके स्थान पर वे कैश क्रॉप करेंगे। मीन्स कि क्या, अब वो वहाँ पर सूत उगाएंगे, पटसन उगाएंगे, गन्ना उगाएंगे। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए उन्होंने कहा जिससे कि ब्रिटिश अपने उद्योग को और अधिक बढ़ावा दे सका। और इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने किसान से बोला अगर तुम स्वयं उपभोग निर्वाह खेती नहीं करोगे, मीन्स कि टमाटर आलू अपने लिए नहीं उगाओगे, उसके बदले तुम नकदी फसल उगाओगे, सूती पटसन गन्ना, तो हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। मतलब पहले से ही उनको पेमेंट दे दी जाती थी, उनको इस काम के लिए विवश किया जाता था या कहें तो आकर्षित किया जाता था, जिससे किसान जो था उनकी तरफ खींचा चला जाता था। और इसके बाद किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया। अब ब्रिटिश ने कहा अब तुम लोग नकदी फसलें सूत पटसन और गन्ना के साथ साथ यहाँ नील की खेती भी करोगे। ऐसा क्यों कहा? ब्रिटिश ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे अपने कपड़े उद्योग के लिए, जो भी ब्रिटिश का कपड़ा उद्योग होता था, क्लॉथ इंडस्ट्रियल होता था, उसको रंगने के लिए नील की ज़रूरत थी। तो इसलिए वहाँ ब्रिटिश ने किसानों से कहा अब तुम स्वयं उपभोग के लिए और निर्वाह उपभोग, ये स्वयं उपभोग और निर्वाह खेती एक ही है, जिसमें किसान अपने लिए खेती करते थे टमाटर आलू की, बट उसके स्थान पे नकदी फसलें उगाई। क्या क्या? सूत पटसन गन्ना, और उसके बाद नील की खेती के लिए विवश किया। ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने ब्रिटिश जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को और अधिक बढ़ावा दे सके। और इसके लिए किसानों को अग्रिम धन एडवांस पेमेंट दिया गया, जिसके कारण जो किसान थे वो बहुत अधिक मात्रा में इनकी तरफ खींचे चले गए। सो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से किसान का शोषण होना शुरू हुआ। अब इसके स्थान पे क्या हुआ? वही किसान जो एक समय में निर्वाह खेती करता था, मीन्स कि अपने लिए खेती करता था, अब जहाँ किसान ने नील की खेती करना शुरू किया तो उसके लिए वहाँ पर उधार लेने की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई। मीन्स कि ब्रिटिश ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम इन लोगों को एडवांस पेमेंट देंगे नील की खेती करवाने के लिए, ताकि ये लोग आकर्षित हो। तो इस कारण किसान की जो है आवश्यकता एडवांस पेमेंट की इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वे एक स्थायी ऋणग्रस्त में फंसता रहा। मीन्स कि एक उधार लेने की क्षमता में फंसता चला गया ब्रिटिश की ओर। सो आई होप आप लोगों को ये थर्ड वाला पॉइंट समझ में आया हो, कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट समझते हैं, डैट इज कृषि आधारित संरचना में निवेश में कमी। मीन्स कि इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, यहाँ जो ज़मींदार थे, जो ज़मीन के मालिक होते थे, उन्होंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया या उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि हम कृषि क्षेत्र में अपने निवेश को प्रोत्साहित करें। और इसके अलावा उन्होंने इस बात में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। हालांकि अगर ब्रिटिश चाहता तो वो उनको अच्छे से अच्छे कृषि के उपकरण उपलब्ध करवा सकता था, बट ऐसा ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया। अब जहाँ किसान कृषि क्षेत्र पर काम करते थे वहाँ उनको वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था कि कब अच्छी वर्षा होगी और जब भी हम अच्छी फसल उगा पाएंगे। तो इस कारण भी यहाँ क्षेत्र में अनिश्चितता बनी रही। मीन्स कि आगे चलकर भी कंटिन्यू रही। सरकार ने या ज़मींदार ने कोई भी रुचि नहीं दिखाई कि वे अपने कृषि क्षेत्र में निवेश करे या उसे अच्छा करे या उसे अप्रिशिएट करे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे भारत को कोई भी लाभ पहुँचे या भारतीय किसानों को इससे कोई भी फ़ायदा उठा सके। सो आई होप आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक भी समझ में आया हो, कृषि आधारित संरचना में निवेश में कमी। निवेश में कमी मीन्स कि इन्वेस्टमेंट में लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई सुधार नहीं किया, किसान जैसे ही थे वैसे ही रहे। सो अब हम इसका आगे का पॉइंट समझते हैं, भूमि के स्वामी तथा उससे जोतने वाले किसानों के बीच खाई। मीन्स किसने बोला है, जो
लैंड के ऑनर होते थे, जो ज़मीन के मालिक होते थे, और जो किसान होते थे। कौन होते थे बच्चों? जो ऑनर्स ऑफ लैंड होते थे और जो किसान होते थे। उनके बीच का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था, उनके बीच का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था। आगे पढ़ते हैं। अब इसने बोला है जो भूमि के स्वामी होते थे, मीन्स की जो ज़मीन के मालिक होते थे, वो फसल के पूरी तरीके से हिस्सेदार होते थे, किंतु जो भी किसान मेहनत करता था उनका उसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती थी। और इसके अलावा जो ज़मीन के मालिक होते थे उनका एक मोटिव या एक उद्देश्य यही रहता था कि वे फसल के रूप में किसानों से अधिक आय को प्राप्त कर सकें। भूमि पर खेती करने वाले किसानों को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता था उससे वे केवल अपना निर्वाह भी कठिनाई से कर पाते थे। मीन्स किसने बोला है किसानों की आय काट करके इतनी कम कर दी गई, जिसके कारण वे अपने जीवन की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके से यहाँ जमींदार प्रथा से ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत बुरी तरीके से एक भारतीय किसान का शोषण शुरू किया गया, जिसके कारण उनकी आय को काफ़ी कम कर दिया गया और वे अपने जीवन की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अब हम इसका 6 पॉइंट समझते हैं। छोटी एवं खंडित जोते। मीन्स किसने बोला है जो भी ज़मीन होती थी, मान लीजिए आप यहाँ एक ज़मीन का पार्ट है और ये जो ज़मीन थी वो इधर उधर बिखरी होती थी। अगर किसान को खेती करनी है, आलू की खेती करनी है, तो वो अलग अलग बिखरी होती थी, तो उसे यहाँ जाना पड़ता था। मीन्स के अलग अलग टुकड़ों में बिखरी हुई थी, ऐसा नहीं था कि ये पूरा एक एरिया उसका हो, अलग अलग तरीके से ये बिखरी हुई थी, जिसके कारण किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब हम इसका लास्ट पॉइंट समझते हैं, निर्वाह का दृष्टिकोण। निर्वाह खेती का वे रूप है जिसमें फसलों का उत्पादन परिवार की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था। अब जो किसान था वो केवल निर्वाह खेती तक ही सीमित था, मीन्स कि वे अपने परिवार की केवल बेसिक नीड्स को ही पूरा कर पाता था, और ये कभी कभी उसे ऐसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता था जिससे वे अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता था। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए हो। इसके आगे हम टॉपिक 3 समझेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट से अप्रिशिएट हूँ और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ। जब तक के लिए गुड बाय।